यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि प्रथम 4 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 इत्यादि। इस प्रकार से सभी के सभी संख्याएं सम संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम 4 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला सिग्मा x बटा n होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 4 समप्रकृत संख्या लिख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 2, 4, 6, 8। जब इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो सभी संख्याओं को जोड़ देना होगा और ये टोटल जितने भी संख्या है उतना से हमें भाग लगा देना होगा। टोटल संख्या 4 है तो हम इसमें 4 से भाग लगा देंगे। अब इसे काउंट करेंगे। देखिए 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 12 8 मिलकर 20 हो जाएगा। और 20 में यदि हम 4 से भाग लगा देंगे तो 4 पचे 20 यानी 5 मरतबे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन ए में देखेंगे तो 5 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, 5। उसके बाद में अगला सवाल को समझ दूर करता है कि बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जहां पे एक बिंदु दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दी गए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए याद रखिएगा, यदि वह बिंदु दोनों प्लस में है, यानी अगर मान लेते 4,6 दे दिया जाता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो ऐसे स्थिति में दोनों बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो जाता। लेकिन दोनों प्लस में नहीं बल्कि दोनों माइनस में हैं, और जब भी दोनों बिंदु माइनस में रहेगा तो याद रखिएगा कि वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 हमारा करता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहले ऑप्शन से चलेंगे तो √5 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी में भी अपरिमेय संख्या दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो √11 गुने √11 दिया गया है। यदि 11 गुने 11 करेंगे तो ये √111 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होता है जी, तो इसका वर्गमूल होता है 11, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, √11 गुने √11। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के मान सारणी से लिया गया है और हमसे पूछा गया है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए मैट्रिक एग्जाम पेपर में मान सारणी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैट्रिक एग्जाम देने से पहले मान सारणी को अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमसे सेक 45 डिग्री का मान पूछा गया है, तो आप सभी को बता दें कि सेक में 45 डिग्री का मान की बात की जाए या कोसेक में 45 डिग्री का मान, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, √2। यानी सेक 45 और कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो √2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मूल वास्तविक एवं असमान होने के लिए d बराबर जो होता है ना जी, 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन d बराबर 0 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो d का एक फार्मूला आता है, वो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 और b² माइनस 4ac बराबर 0 ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात या अनुपात b है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। 100% एक ऐसा सवाल जहां पूछा जाएगा आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में, जहां पे यदि वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जब भी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाए और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो आपको केवल उसमें स्क्वायर लगा देना है। यानी a अनुपात b था, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a²
स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी सवाल को यदि इस प्रकार से पूछा जाता कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यदि क्षेत्रफल दे दिया जाता और त्रिज्या पूछा जाता ना तो दोनों में रूट लगा देते और ऐसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी होता। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.3 या 4 वाले चैप्टर से लिया गया है, जहाँ पे जब इसको सॉल्व किया जाता है तो इसका सही जवाब 2 आता है। आइए सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला का यूज करेंगे और ए प्लस बी का फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। देखिए ए स्क्वायर यानी हम कर सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है 2ab यानी 2 गुने यहाँ पे करेंगे साइन थीटा गुने कर देंगे कॉस थीटा। इसके बाद में हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब दूसरी वाले को तोड़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस में करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी 2 कॉस इंटू 2ab जो फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होता है, बीच में दिया गया है प्लस, और यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। जब एक में एक को जब हम ऐड करेंगे जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी 2। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि 1,3,5 1,0,5 2,5,7 का बहुलक क्या होगा। देखिए मोड यानी बहुलक 100% मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक दो ऑब्जेक्टिव तो इस प्रकार से पूछे जाते ही हैं, जहाँ पे आपसे बहुलक का मान पूछ लिए जाते हैं। देखिए बहुलक कहते किसे हैं, तो जो अधिकतम बराबरता का मान होता है ना जी, इसे ही बहुलक कहते हैं। यानी इस आंकड़े में आपको ये दिमाग लगाना होगा कि इस आंकड़े में वह कौन ऐसा संख्या जो सबसे ज़्यादा बार इसमें यूज किया गया है। देखिए 5 को देख लीजिए, 5 5 और 5, यानी इस आंकड़े में 5 एक ऐसी संख्या जो 3 बार आई हुई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए दी गई क्वेश्चनों का जो बहुलक हो जाएगा ना वो 5 जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर 3 है, तो 8वां पद क्या होगा। देखिए एपी का पहला पद को हम लोग ए का मान कहते हैं जो कि 2 दिया गया है, सारवंतर को हम लोग डी कहते हैं जो कि यहाँ पे 3 दिया गया है। हमसे पूछा गया है 8वां पद। देखिए जितना भी पद याद करना रहता है ना जी, उसमें से ए कम करके हम डी लगा देते हैं, यानी लिखते हैं ए प्लस 8वां पद याद करना है तो हम उसमें से ए कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसके साथ डी लगा देंगे। देखिए ए का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिया गया है तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद में 7 गुने यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने, डी का मान दोस्तों 3 था तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 2 प्लस 7 में 3 से अंदर करेंगे तो 7 यहाँ 21 होता है, और 21 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 23। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा जी। देखिए 387 दिया गया है और हर में दिया गया है 405 को, इसे हम कटाएंगे 45 मरतबे, इसे कटाएंगे 43 मरतबे, तो इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा ना वो 43/45 हो जाएगा, और 43/45 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कहता है कि बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेखी है यदि। देखिए किसी भी त्रिभुज के भुजा को संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। देखिए बराबर 0 होना चाहिए, तो बराबर 0 ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन सी में दिया गया है।
ऑटोमेटिक ऑप्शन बी और डी तो ऐसा ही गलत हो गया, केवल डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। उसके बाद में इस बिंदु में त्रिभुज का संरेखी वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। इस प्रकार का ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक त्रिभुज का फॉर्मूला है जो याद रखना भी है जरूरी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3/2 हो तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का मान रूट अंडर 3/2 दिया गया। आसान तरीके से कैसे बनाइएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इसे लॉन्ग भाई क्यों बनाएंगे, हमें तो आंसर ना चाहिए जल्दी से रखने के लिए। तो हम यहाँ पे दिमाग इस प्रकार से लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3/2। सबसे पहले याद कीजिए कि साइन में कितने डी का मान रूट अंडर 3/2 होता है। तो आप कहेंगे सर साइन में 60 डी का जो मान है वो रूट अंडर 3/2 दिया गया है। अब हमसे पूछा गया कि टेन थीटा का मान बताइए, यानी टेन में थीटा का मान यानी टेन 60 डी का मान क्या हो जाएगा। देखिए टेन में जो 60 डी का मान होता है वो रूट अंडर 3 होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी मारिएगा, रूट अंडर 3। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान क्या हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है, जहाँ पे कई बार क्या किया जाता है कि भुज का मान पूछा जाता है तो कहीं पे कोटि का मान पूछ लिया जाता है। आइए दोनों का समाधान बता देते हैं। यदि -6,11 दिया गया है तो जब भी कोटि का मान पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 11 जो है वो कोटि का मान हो जाएगा। यदि भुज का मान पूछा जाएगा तो भुज तो x वाला होता है, x पहले होता है, यानी पहला वाला पूछा जाएगा तो भुज का मान होगा, दूसरा वाला कोटि का मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे भुज का ही मान पूछा गया था, इसलिए पहले वाला यानी -6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं कोई ऐसा घन है जिसका प्रत्येक किनारा, इस प्रकार से घन बनाते हैं ना हम लोग, इस प्रकार से दो गो वर्ग को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमें घन प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि घन का प्रत्येक किनारा यदि L इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। और आप सभी को फॉर्मूला याद कराया जाता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या था जी, 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुने भुजा का मान तो यहाँ पे L दिया गया है, तो L का स्क्वायर करेंगे तो 6L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6L स्क्वायर वर्ग इकाई ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का एक आसान फॉर्मूला होता है, वह होता है -b/a। क्या होता है जी, -b/a होता है। अब यहाँ पे हमें -b का मान चाहिए तो b का मान यहाँ पे प्लस में है तो हम लिखेंगे माइनस में -7। a का मान कुछ भी नहीं है तो हम a का मानेंगे। दोस्तों -7 में यदि हम 1 से भाग लगा भी देंगे तो प्राप्त संख्या -7 ही होगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में -7 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर -7 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। एक बात लिख के रख लीजिए, 100% प्रायिकता से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा जहाँ पे आपसे असंभव घटना या संभव घटना, निश्चित घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान पूछ लिया जाएगा। याद रखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता 0 यानी 0 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता भी 0 होती है, लेकिन निश्चित घटना या संभावित घटना, संभव घटना या अधिकतम प्रायिकता का मान पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाता। अगला सवाल क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि cot 46 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री, cot 44 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। देखिए मान ज्ञात करना कैसे है, तो यहाँ पे cot 46 है तो cot 46 और cot यहाँ पे 44 है, इसे आप एक साथ लिख दीजिएगा और इसे बंद कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे था cot 27 तो यहाँ पे आपको cot 27 लिखना है। उसके बाद फिर से था cot 63, ये दोनों को आपको एक साथ लिख देना है। अब क्या करना है, दोनों में से एक एक को तोड़ दीजिएगा, यानी cot 46 को तोड़िएगा तो जाहिर सी बात है ये tan 44 बचेगा, है ना जी। cot इंटू 90 में 44 कीजिएगा तो जाहिर सी बात है tan 44 बचेगा। तो आप लिखिएगा tan 44 डिग्री इंटू
कॉट 44 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan 63 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री। और आप सभी को एक फार्मूला हमेशा के लिए याद कराया जाता है कि tan थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है, कॉट थीटा गुने tan थीटा का मान 1 होता है। जब आप 1 में 1 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 1, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बटा BC, AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF बराबर 3/5 दिया गया है तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। आप सभी को एक चीज़ एक पर में याद होगा कि जब भी दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है तो उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी 3/5 जब दिया गया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। जब इस अनुपात में चेंज करेंगे तो 9:25 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए एपी में है या एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है, ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक पूछा ही ज़्यादा है। देखिए कैसे पता चलेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे वाला में से पहले वाला को, तीसरे वाला में से दूसरे वाला को, चौथे वाला में से तीसरे वाला को घटा देते हैं। प्रत्येक स्थिति में यदि मान समान आया तो समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। देखिए 42 में से 21 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 21 आएगा। 63 में से 42 घटाइएगा फिर भी 21 आएगा। दोनों बराबर आ गया है तो पहला ऑप्शन तो एपी में यानी समांतर श्रेणी में तो है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखिए 9 में से 11 घटाइएगा तो भी -2 बचेगा, 7 में से 9 घटाइएगा फिर भी -2 बचेगा। ये भी दोनों इक्वल आ रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये भी समांतर श्रेणी में तो है। ऑप्शन सी में देखते हैं कि 5, 7, 9, 11 वाला। देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, तो इसका भी मान समान आ गया, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। तो बचा हमारा ऑप्शन डी। अतः ऑप्शन डी जो है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें D1 और D2 का मान समान नहीं आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 काफ़ी ही ईजी है, आइए इसका सोल्यूशन आसान तरीके से करते हैं। कहता है कि 3 का क्यूब गुने 2 गुने 5 और 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। जब 3 का क्यूब दिया गया है तो हम 3 को आसान तरीके से 3 बार लिख सकते हैं जी। अब 2 गुने 5 दिया गया है तो लिखेंगे 2 गुने 5। दूसरे वाला में देखेंगे तो 3 का स्क्वायर दिया गया है तो हम 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर दिया गया है तो 2 को भी हम लोग 2 बार लिख देंगे, और 5 सिंगल है तो 5 का हम लोग 5 लिख देंगे। आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़ाया गया होगा तो आपको मालूम होगा कि एचसीएफ ज्ञात करने का आसान तरीका जो दोनों में इक्वल आता है, दोनों में कॉमन आता है, उसमें से एक को लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 3 मिल रहा है तो हम एक 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है तो हम यहाँ पे एक 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे मिल रहा है 5 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसके बाद में बाकी बचे तमाम संख्याओं में हम गुना कर देंगे प्राप्त संख्या, इस संख्या का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 होता है, 10 या 30 होता है, और 30 में यदि 3 गुना करते हैं तो 30 यानी 90 हो जाता है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि 90 दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ऑप्शन ए में 90 डिग्री दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी 90। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 20 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।